अब टेक्नोलॉजी का फर्क तो पड़ा है। देखो, सोशल मीडिया जैसे पहले हमारे लिए एक वरदान था, अब मुझे लगता है कि सोशल मीडिया कहीं ना कहीं समाज के ऊपर एक बोझ बनता जा रहा है। हमारी दोस्त भी होता देखिए, जैसे अभी लेटेस्ट साड़ी की पहनाई, जो गरीब है उसको दिया, फिर ये देखा नहीं गया कि वो रमजान भी है, राम प्यारे भाई है। रमजान भी गरीब है तो उसको भी दिए, तो राम प्यारे भाई गरीब है उसको भी दिया। मुझे लगता है कि उन लोगों को सोचना चाहिए कि आजादी के बाद ऐसा कोई मर्द प्रधानमंत्री मिला है जो दुनिया में आंख से आंख मिलाकर सारे ताकतवर देशों से बात करता है। नमस्कार, मैं वैदेही और आप देख रहे हैं दी डेमोक्रेसी। आज हम एक वरिष्ठ बीजेपी नेता से बात करेंगे जिन्होंने जनसंघ से लेकर बीजेपी तक अपनी इनिंग खेली हुई है। वो नागपुर के चुनाव प्रभारी हैं और नागपुर में बहुत कुछ उम्मीद की जा रही है कि इनकी उपस्थिति में बहुत सारे समीकरण भी बदलेंगे और बीजेपी को एक अच्छी जीत हासिल हो सकती है। माना जाता है कि नागपुर एक गढ़ है और बीजेपी का एक दिल है और यहाँ से बहुत बड़े बड़े नेता कंटेस्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कैलाश विजयवर्गीय जी। विजय जी, नमस्कार। नमस्कार विजय जी। मुझे आपको ये पूछना था कि आप जनसंघ से लेके अभी तक सारे दौर देख चुके हैं, तो क्या बदला है? कुछ नहीं बदला। देखिए, टेक्नोलॉजी बदली है तो टेक्नोलॉजी के अनुसार पार्टी को रखना। फिर एक बात तो सही है कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो परिवर्तन आता है वो पार्टी में भी परिवर्तन है। कोई पार्टी विस्तार हुई, पहले पार्टी बहुत छोटी थी जनसंघ और अब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई। तो एक कह सकते हैं जब कोई बड़ी चीज जाती है तो एक अपना कम हो जाता है, बड़ा परिवार हो, तो वो थोड़ा सा औपचारिक हो गए। जनसंघ में कभी सोचते थे कि सरकार बनेगी तो बड़ा आदमी का से एक दूसरे के सुख दुख पूछते थे। आजकल वो जो एक पेंटिंग ऐसी जब हो गई वो जो आत्मीयता की बात आप कर रहे हैं बीजेपी में, अब वो आत्मीयता नहीं है जो जनसंघ के समय था। अब नेता से मिलने के लिए समय लेना पड़ता है या प्रतीक्षा में रहना पड़ता है। थोड़ा सा पार्टी बड़ी हो गई, काम बड़ा हो गया और स्वाभाविक है कि जब हमारे जैसे कार्यकर्ता के पास काम समय नहीं रहता है तो उनसे बड़े नेताओं के पास कैसे समय मिलेगा। जब काम बढ़ जाता है तो व्यवस्था बढ़ जाती है, व्यवस्था बढ़ जाती है, लेकिन अनौपचारिक जो बैठे होती थे ना वो बंद हो गई है, वो मिस करते हैं। मुझे ये पूछना था कि अब की जो बीजेपी है, जिसके पास सोशल मीडिया है, जिसके पास यंत्रणा है, जिसके पास तंत्र है, और तब की जो बीजेपी थी जहाँ इतना चुनाव प्रचार प्रसार नहीं था, तब भी वो दिलों पे राज करता था लोगों के। और अब जो है वो जगह नहीं बना पाते, तो ये क्यों, कैसे देख रहे हैं? देखिए, अब टेक्नोलॉजी का फर्क तो पड़ा है। देखिए, सोशल मीडिया जैसे पहले हमारे लिए एक वरदान था, अब मुझे लगता है कि सोशल मीडिया कहीं ना कहीं समाज के ऊपर एक बोझ बनता जा रहा है, क्योंकि जो नहीं होता वो भी दिखाया जाता है, जो नहीं दिखाना चाहिए वो भी दिखाया जाता है, और इसलिए सोशल मीडिया की विश्वसनीयता कम हो रही है और कई बार भ्रम भी हो जाता है। जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया ने और मीडिया ने मिलाकर एक नैरेटिव बना दिया कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म कर देंगे। अरे भाई, संविधान का जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है, हमारे प्रधानमंत्री करते उतना तो करता भी नहीं। और आरक्षण का जहाँ तक सवाल है कि धारा 370 लगी होने के कारण 60 साल तक, 70 साल तक दलित भाइयों को आरक्षण नहीं दिया। वो कांग्रेस ने जैसे धारा 370 हटी, जम्मू कश्मीर में दलित भाइयों को आरक्षण मिल रहा है। आरक्षण के सबसे ज्यादा समर्थक हम हैं। आपातकाल लगाया, संविधान की आत्मा की हत्या की कांग्रेस ने, और हम तो हमेशा डेमोक्रेसी पक्षधर। और इसलिए एक गलत नेरेटिव आगे चिपका देना जो देश की राजनीति को प्रभावित कर रही है, ये जो सोशल मीडिया का प्रभाव समाज के ऊपर है, मेरा ख्याल है कि इससे समाज को भी बचना पड़ेगा और सोशल मीडिया तो कहते हैं कि बीजेपी अपने मेरिट्स पे कम बात करती है और कांग्रेस को ज्यादा गालियां देती है, कितना सहमत है आप? हमारा मेरिट्स दिख रहा है। आप नागपुर में 10 साल पहले अगर नागपुर देखा हो तो उसको देख लीजिए, राज्य का नाम देख लीजिए, देश का देख लीजिए, काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो सड़कों का विस्तार हुआ है वो देख लीजिए।
आर्थिक स्थिति देश की जिस तेजी से बढ़ी है वो आप देख लीजिए। हमें कहते हुए गर्व है कि भारत की साख दुनिया के अंदर जो बड़ी है वह साफ दिखाई देती है। पहले कभी ऐसा कहते थे कि भारत अमेरिका के साथ है, भारत रशिया के साथ है। आज सारी दुनिया कहती है कि भारत के साथ रशिया भी और अमेरिका भी। ये हमारी ताकत, ये भारत की ताकत है। और ये 2014 के बाद से हमारी स्थिति बनी है। तो इसलिए हमारा तो काम बोलता है, हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। अब आदमी सड़क पे चलता था उसको लगता है कि हाँ बीजेपी की सड़क थी। हम गरीब आदमी, आपने पिछले 10 साल से आप सरकार जगत की बहुत बड़ी सरकार है। बताइए पिछले 10-12 साल के अंदर कोई फ्रंट पेज न्यूज बनी है क्या कि भूख से 5 मरे, 10 मरे, 15 मरे? तो पहले उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश में फ्रंट पेज न्यूज 12 लोग भूख से मरे। माल बच्चे न्यूट्रिशन तो अभी भी है, मेल बस न्यूट्रिशन न्यूज बात नहीं अलग बन रही। नहीं नहीं, मेल न्यूट्रिशन की बात अलग हुई है। पर पहले लोग भूख से मरते थे क्योंकि सरकार ने हर गरीब व्यक्ति के घर में प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज रखा हुआ। मेल न्यूट्रिशन हो सकता है लोगों की गलत आदतों के कारण, वो हो सकता है। बाकी यदि व्यक्ति सही तरीके से अपना जीवन नहीं तो मेल न्यूट्रिशन में नहीं होगा। मुझे ये पूछना था कि अब जो पिछले चुनावी इलेक्शंस के रिजल्ट, तो थोड़ा बहुत डेंट तो आ गया था, तो बीजेपी को क्या रेट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है? मुझे लगता है कि हम इसके ऊपर हमने काफी आत्मविश्लेषण किया है और हमें लगा कि हमेशा कहते हैं ना कि और बढ़ मिले। पिछली बार ही निश्चित रूप से 400 पार हमारे कार्यकर्ता को बढ़ने नहीं गया। ये नहीं पता था कि इस प्रकार का जहर जनता के बीच में नीचे नीचे सोशल मीडिया के कारण से, एनजीओ के कारण से एक पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है जो कि विदेशों से जिनकी मदद हो रही है, जो हमारे देश को आगे बढ़ाते हुए देखना नहीं चाहते। वो सारी एजेंसी यहाँ पे चुनाव में प्रभाव डाल रही है। सब बात भी समझ में है तो बहुत देर हो गई। पर हाँ, अब हम जो कर रहे हैं अब इस प्रकार के इकोसिस्टम को इस देश के अंदर सफल। लेफ्ट आइडियोलॉजी को काउंटर करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए लेफ्ट आइडियोलॉजी अब हमारे देश के अंदर बची नहीं, बहुत सिमट सी गई। लेफ्ट की एग्रेसिवनेस दिखाई देती थी हमको नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म था। और हमारे गृहमंत्री जी कह रहे कि 2 साल के अंदर नक्सलवाद इस देश का खत्म हो जाएगा। जो उनके एक अर्बन नक्सल है जो शहरों में बैठकर लिखते हैं, विद्यार्थियों को तैयार करते हैं, वो भी धीरे धीरे उनकी इंसेंटिव कमती है। तो हम अपने स्तर पर जो बौद्धिक विचार को बौद्धिक माध्यम से किया जा सकता है, मुझे हमारी विचारधारा को बढ़ाने की कोशिश करें। आपको कहीं ये भी लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो एक तरफा बात कर रही है और वहीं पे जो यूट्यूबर्स हैं वो एकदम ही सरकार के लिए नकारात्मक या अच्छा काम करें या बुरा काम करें, तो ये कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रहा है? मैंने बताया ना कि वे सब एजेंसियां जो भारत को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हैं, वो सब एजेंसियां इस प्रकार की यूट्यूबर के माध्यम से देश को बदनाम कर देती हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि सोशल मीडिया हमारे लिए वरदान भी है और सोशल मीडिया हमारे देश के लिए एक ऐसा वेपन है जो सुसाइड करता है। नागपुर में भी आप प्रभारी हैं, तो यहाँ पे अधिकतर पॉपुलेशन जो है वो दलित है और उससे और देखा जाए तो मुस्लिम्स हैं, तो क्या ये वोट्स बीजेपी के लिए कैसे तब्दील करने के लिए क्या आप स्ट्रैटेजी अपनाओ? देखिए हमारा नारा तो साफ है हमारे देश का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हमारी कोई भी योजना देख लीजिए, जैसा भी लेटेस्ट लाड़की बहना जो गरीब है उसको दिया। फिर ये देखा नहीं गया कि वो रमजान भी है या राम प्यारे भाई है। रमजान भी गरीब है तो उसको भी दी, तो राम प्यारे भाई गरीब है उसको भी दिया गया। जितनी भी गरीब कल्याण की योजनाएं हमने, हमारी जाति है गरीब, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारी 4 जातियां, एक महिला उसका सशक्तिकरण, एक युवा उसका सशक्तिकरण, एक गरीब उसका सशक्तिकरण और एक किसान उसका सशक्तिकरण। तो हमारी 4 जातियां हैं, उसमें से जो गरीब है किसी भी जाति का, किसी भी घर का, प्रधानमंत्री आवास के दुकान देख लीजिए लगभग 4 करोड़ बन चुके हैं। लगभग मुझे इसी जानकारी मिली थी, आंकड़ा
आगे चल हो सकता है कि लगभग 85 लाख मकान 4 करोड़ में से हमारे अल्पसंख्यक भाई बहन 85 लाख। हमने तो कोई पक्षपात किया नहीं, गरीब को वोट दिया है। हम तो वो गरीब है, उनको उनका अधिकार है हमारी योजनाओं का अधिकार है। पर उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो चाहे वो गरीब चाहे मुस्लिम, हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। हमें विश्वास है कि आज नहीं तो कल लोगों को वोट नहीं देंगे। हिंदुत्व की अगर हम बात करेंगे तो आप हिंदुत्व के फ्लैग बेरर हो और आपने हिंदुओं के लिए हमेशा आवाज उठानी। तो एज ए राजनेता आपके हिंदुत्व के लिए स्टैंड और सबका साथ सबका विकास का एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है? बिल्कुल नहीं, इसलिए कि हमारी जो आइडियोलॉजी, हमारी जो विचारधारा है, उसमें कहीं ना कहीं हिंदुत्व छुपा हुआ। और इसलिए हम उस आइडियोलॉजी के लिए काम करते हैं। उस आइडियोलॉजी में हिंदुत्व का मतलब ये नहीं कि किसी दूसरे धर्म का विरोध करना, पहले कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। हम हिंदुत्व की बात जरूर करते हैं, पर हिंदुत्व के साथ ये भी हम कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। इसलिए कई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। हमारा मानना ये है, क्योंकि हम तो मानते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सब सुखी हो। अब उसमें ये नहीं कि हिंदू सुखी हो मुसलमान दुखी हो, सर हमारा ये मानना है और उसमें कहीं पर भी हमारी आइडियोलॉजी से प्रभावित। अब बुलडोजर लॉ के पक्ष में नहीं किया? देखिए, मैं एकदम इसका उत्तर हाँ में नहीं दूंगा, पर ना भी नहीं, क्योंकि आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन होता है, इसके ऊपर जो जिनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उनको छोड़ देना चाहिए कि भाई आप खुला तरीके से काम करिए, पर एकदम किसी के साथ बहुत जाती हो इसका कोई पक्षधर नहीं। और इसलिए मैं हाँ भी नहीं कहूँगा ना भी नहीं कहूँगा, पर उसके विवेक पर छोड़ देना चाहिए जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की खुले जवाब हो। अभी जो नैरेटिव क्रिएट हुआ है कि मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, तो आप क्या कहना चाहते हैं मुस्लिमों से? वो कहाँ सुरक्षित नहीं है? तो राहुल जी कहते हैं विदेशों में जाके कि मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकता। बताइए मुझे एक आध तो मुसलमान देश का बता दे कि उनको नमाज पढ़ने की तकलीफ थी। उन्होंने कहा कि सिख कड़ा नहीं पहन सकता, साफा नहीं बांध सकता। बताइए एक आध कोई उदाहरण। ये तो देश को बदनाम करने वाले लोग हैं, देश के प्रति जवाबदार नहीं, देश के प्रति गंभीर नहीं, गैर जवाबदार लोग हैं। दुर्भाग्य से राजनीति में पिछले लोकसभा चुनाव में सफलता मिल गई, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए चुनौती है। छोटा सिक्का एक आध बार चल जाता, पर बार बार नहीं चलता होता। लेकिन आपको नहीं लगता हरियाणा में जीते तो थोड़ी बहुत सांस आई? नहीं, हमारे पास तो सांस पहले से थी। हरियाणा में हम जीते और सबके अनुमान के बाद सारे लोग अनुमान लगा रहे थे कि हम नहीं हारेंगे। ऐसा एक भी मीडिया हाउस नहीं था, ऐसा एक भी सर्वे वाले नहीं थे जो कह रहे थे कि हम। तो जनता जिसके साथ है उसको कौन हरा सकता है? हमारे साथ महाराष्ट्र में जनता है, हमारे साथ झारखंड में जनता है, क्योंकि जनता का हमने काम किया है। मैं औसत बता रहा हूँ, मोदी जी की योजनाओं का लाभ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 100% लोगों को मिल रहा। आपको भी मिल रहा होगा कहीं ना कहीं, सबको मिल रहा होगा। क्योंकि आज यदि मैं नागपुर की बात करूं तो नागपुर में लगभग 2 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बने। 2 लाख से ज्यादा, 2 लाख लोगों को अपन एवरेज मान लें कि 2 लाख रुपए मिले। 4,000 करोड़ रुपया नागपुर में है। नागपुर में 4,000 करोड़ की सीमेंट बिकी, लोहा बिका, दरवाजा बिका, एम्पावरमेंट हुआ, लेबर मिला। ये सब सिर्फ एक योजना का बता रहा हूँ। किसान सम्मान निधि, लाली लक्ष्मी योजना, ये पैसा जनता के बीच में है। जनता की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ी है, लोग बाजार में सामान खरीदने लगे हैं। एक अर्थ चक्र जो कभी भारत आर्थिक वर्ल्ड में 10वें 11वें नंबर पर था, आज हम 5वें नंबर पर हैं और 3रे नंबर पर जाने वाले हैं। इसलिए कि मोदी जी ने जो अपने देश के अर्थव्यवस्था में इतना कंट्रोल किया और उस व्यक्ति की जिसकी खरीदने की क्षमता नहीं थी उसकी परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ा दी, तो इससे देश की अर्थव्यवस्था एकदम बढ़ी है। तो मुझे कहने में बहुत गर्व है कि सारी दुनिया के अंदर आज जीडीपी यदि किसी देश की सबसे ज्यादा है तो भारत देश। तो यही विकास के मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए मैं एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ
कि मोदी जी काम कर रहे हैं और पिछले 10 साल से, और अब तीसरी बार चुन के भी आए हैं, तो बहुत सी अटकलें लग रही थी उन्हें मार्गदर्शी मंडल में जाना चाहिए। तो देखिए, विरोधी तो यही चाहते हैं कि हम लोग अस्पताल से बाहर नहीं निकले, बीमार रहे, क्योंकि हम वो नहीं चाहते कि देश आगे बढ़े, काम करे। मोदी जी के बारे में भी लोग बोलते रहते हैं मार्गदर्शन मंडल में जाते। रूल भी उन्होंने बनाया था। मुझे लगता है कि उन लोगों को सोचना चाहिए कि आज़ादी के बाद ऐसा कोई मर्द प्रधानमंत्री मिला है जो दुनिया में आंख से आंख मिलाकर सारे ताकतवर देशों से बात कर रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। 140 करोड़ जनता को इस बात पे गर्व करना चाहिए। पुराने फोटो उठा के देख लीजिए, जितनी भी दुनिया के मंच पे मीटिंग होती थी, भारत का प्रधानमंत्री कहाँ खड़ा होता है, आज कहाँ खड़ा होता है। इससे अंदाज लग जाता है कि भारत का लेवल दुनिया के अंदर कितना बड़ा है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में फिलहाल में क्या बदला है? बहुत अच्छा चल रहा है। यंग मुख्यमंत्री हैं, नए नए तरीके के प्रयोग करते हैं और बड़े सफल प्रयोग हो रहे हैं। देश आगे बढ़ रहा है तेज। औद्योगिक क्षेत्र में काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट होकर आने की संभावना है। इन्वेस्टर मीट उन्होंने जोनल की थी, उसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों ने देश के काफी रुचि दिखाई है और लगभग 4-5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की हमें मुझे लगता है कि बड़ा इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में फिलहाल में जो क्राइम रेट है वो कंट्रोल में नहीं है, उसका कारण क्या हो सकता नहीं, ऐसा नहीं है। लाइन ऑर्डर बहुत अच्छा है। आप इंदौर में, भोपाल में रात को 2 बजे घूमें, है? आराम से घूमेंगे, आपको कुछ घटनाक्रम होते हैं जिसके कारण नशे में आदमी कुछ करते हैं। उसके बाद नशे के खिलाफ हमारी सरकार बहुत कार्रवाई कर रही है और काफी बड़े बड़े रैकेट पकड़े हैं। कैलाश जी को हम सीएम क्यों नहीं देख पाए? देखिए, ये पार्टी की एक व्यवस्था होती है। मोदी जी एक ही वही प्रधानमंत्री बन सकते हैं। कल से कोई कहेगा नितिन जी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने, राजनाथ सिंह जी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने, ये भी पार्टी की व्यवस्था है। पार्टी ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। हमारे यहाँ शिवराज जी को पहले बनाया था, मोदी जी को बना दिया। कोई फर्क थोड़ी पड़ता है इससे। लेकिन आप नहीं मानते कि आप बहुत कैपेबल नेता हैं? हर आदमी को गलत फहमी रहती है कि मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ। तो मैं एज ए इंटरव्यूअर कह रही हूँ आपको। बिल्कुल नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता। पार्टी जो काम देती है वो करता। लोगों के लिए आपका क्या संदेश है अभी आने वाले इलेक्शंस के पहले? मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में अभी हमने हरियाणा जीता है, अब महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार देश का विकास हुआ है, देश की गरीबी दूर हुई है, महिला सशक्तिकरण के लिए मोदी जी ने काम किया है, ये सब संभव हो पाया डबल इंजन की सरकार से। और इसलिए झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना चाहिए और महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी युति की सरकार बनना चाहिए। उन सबसे आगे ये थे कैलाश जी, जिन्होंने बहुत बेबाकी से अपने जवाब दिए और ये अभी भी मानते हैं कि बीजेपी के एक छोटे से कार्यकर्ता और अपना काम पार्टी के आदेश पे कर रहे हैं। कैलाश जी को मैं बहुत सारी बधाई देती हूँ और मिलते हैं फिर किसी एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते।